बदकिस्मती से जब 1971 में इलेक्शंस हुए, ज़्यादा मैंडेट जिसको पाकिस्तान के अवाम ने दिया था उनको हुकूमत नहीं दी गई। मैंडेट जो कि पाकिस्तान के अवाम मेजॉरिटी ने दिया था वो उनको नहीं मिला। नतीजतन मुल्क दो लख्त हो गया। आप सोचें कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। राय शुमारी हो, इलेक्शन हो, उसमें एक पार्टी मेजॉरिटी लेती है, हम उनको डिनाई करते हैं कि पाकिस्तान चूंकि कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा सका, नतीजतन मुल्क में मुआशी, सियासी, समाजी अदम इस्तेहकाम मुसलसल रहा। एक फारसी के बहुत बड़े शायर बेदल, उन्होंने एक मिसरा कहा था जो कि पाकिस्तान की सूरत हाल पे लगता है कि उन्होंने हमारे लिए लिखा था। जब हम आज़ाद हुए और अब तक का सफ़र, उसको उसने 3 लाइनों में बताया है। तो वो क्या है? 3 लफ्ज़ों में बल्कि, शब रफ्त सहर नशुद शब आमद, यानी कि रात गई सुबह नहीं हुई, रात आ गई। हमारी मुल्क की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है कि हम समझते थे कि हम आज़ाद हो गए हैं और यहाँ पे हम अपने मज़हब, अपने कल्चर और अपनी रवायात के मुताबिक अपने इस्लामी तमद्दुन के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक खुशहाल पाकिस्तान होगा जिसमें कि इंसाफ भी होगा, जिसमें कि लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और हर तरफ अमन होगा। लोग अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जानों को महफूज समझेंगे। एक जमहूरियत पे मबनी हमारा सियासी निज़ाम होगा, एक आइन होगा, एक कानून की हुक्मरानी होगी और इस तरह से हम जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं उसमें अपनी एक शनाख्त बनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पहले तारीख़ 1947 से तो हम नहीं शुरू करते, लेकिन मुख्तसरन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं। वो अपनी की हुई गलतियों को करेक्ट करती हैं, दुरुस्त करती हैं, ताकि वो गलतियाँ जिन्होंने कि हमें नुकसान पहुँचाया है उसका तदारुक हो सके और आइंदा हम वो गलतियाँ ना करें। लेकिन बदकिस्मती से जब 1971 में इलेक्शंस हुए तो 1971 के इलेक्शन का, हम छोटे थे उस वक्त, हमें इतना ज़रूर याद है और थोड़ी बहुत तारीख़ पढ़ी है कि जो वो इलेक्शन हुआ तो उसका जो बुनियादी तनाज़ा था कि जो ज़्यादा मैंडेट जिसको पाकिस्तान के अवाम ने दिया था उनको हुकूमत नहीं दी गई और वो इस मगरबी पाकिस्तान में कुछ सियासी पार्टियां थीं जो कि आज भी हाउस में बैठी हुई हैं। वो उन्होंने सहूलतकारी की और वो मैंडेट जो कि पाकिस्तान के अवाम मेजॉरिटी ने दिया था वो उनको नहीं मिला। नतीजतन मुल्क दो लख्त हो गया। इमेजिन, आप सोचें कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक राय शुमारी हो, इलेक्शन हो, उसमें एक पार्टी मेजॉरिटी लेती है, हम उनको डिनाई करते हैं उनका हक, यानी कि पाकिस्तान के अवाम को डिनाई करते हैं, क्योंकि नुमाइंदे तो चुने हुए होते हैं पाकिस्तान के अवाम की वजह से। मुल्क दो नीम हो गया। हमारे लगता है कि सर पर जू तक नहीं रहेंगी और हमने मुसलसल मुतनाज़ा उसके बाद इतनी बड़ी गलती और इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बाद भी हमने अपने इलेक्शंस को साफ और शफाफ तरीके से नहीं करा सके। उसकी लेटेस्ट एग्जांपल पिछले साल 8 फरवरी का इलेक्शन था, जिसको कि अभी कुछ ही दिन हुए 1 साल पूरा हो गया। पहले एक
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया। और उसका बैकग्राउंड भी आपको पता है कि वो सिंध हाउस में जो मार्केट लगी हुई थी लोटों की, उसके जरिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई, वो उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया गया। उसके बाद जो भी हुआ आपने देखा, और ये कहानी बड़ी पुरानी है लेकिन अब इसमें कुछ और ज्यादा शिद्दत आ गई है कि पाकिस्तान चूंकि कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा सका, नतीजतन मुल्क में मुआशी, सियासी, समाजी अदम इस्तेहकाम मुसलसल रहा। क्योंकि जो भी इलेक्शन होता था उसमें जो लोग जिसको उनको हराया जाता था वो प्रोटेस्ट करते थे और इस तरह की कहानी चलती रही। और हमने कुछ सबक नहीं सीखा और ना हमने कोशिश की, बल्कि हमने कोशिश ये की कि किस तरह से इस निज़ाम को मज़ीद, इस धांधली के निज़ाम को किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जाए। उसकी पहली मिसाल, जब पीडीएम की हुकूमत आई, पहले 2 कानून इन्होंने स्क्रैप किए। पहला कानून कि ईवीएम को हटाया जाए। ईवीएम चूंकि एक फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ से हमारी हुकूमत का एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव था, उसको सबोटाज किया गया, उस कानून को हटाया गया। यह तो हुई इलेक्शन को मुसलसल उसी तरह से धांधली ज़दा करने के लिए वो स्क्रैप की गई। ये एजाज़ इनको जाता है पीडीएम की हुकूमत को। फिर दूसरा जो लॉ स्क्रैप किया, ये पहली लेजिस्लेशन है इनकी, और वो थी नैब के कानून में तब्दीली। किस तरह से प्रोटेक्ट किया इन्होंने अपने लोगों को, किस तरह से इन्होंने ऐसे उसको तराशा कि जिससे कि करप्शन ना रहे, जिससे कि जो लोग करप्शन के मुर्तकिब होते हैं उनको छुट्टी मिल गई। यानी दूसरे लफ्जों में करप्शन को उस लॉ की वजह से उसको में तब्दीलियां की गई। अब देखें, बात यह है कि आप किस नीयत से काम करते हैं और किन लोगों के लिए आप काम करते हैं। आपने वो कवानीन अपने लिए बनाए, आपके लीडर्स थे, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पे करप्शन के सीरियस चार्जेस थे जो कि इन्होंने अब एक दूसरे पे बनाए थे। हमने नहीं बनाए थे, इन्होंने एक दूसरे पे बनाए। और जब बात आई इक्तिदार की, उसमें ये दोनों शामिल हो गए, भाई भाई बन गए। पहले एक दूसरे की जो भी बातें करते थे वो तो जो करते थे, आज भाई भाई बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है, बहन कौन है भाई? नहीं, हम पार्टी लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जी प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा जी, नहीं देखें नो चेयरमैन साहब, बात यह है कि यह मुल्क हम सबका है और किसी एक खास तबके को जो कि अशराफिया है उसको यह हक नहीं पहुंचता कि वो इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेले, उनकी मुस्तकबिल से खेले, उनकी खुशहाली से खेले, उनकी जानों से खेले, उनकी प्रॉपर्टी से खेले। यह हक इनको कोई चीज किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर यह हक दे दिया जाए जो कि इन्होंने खुद इस वक्त छीना हुआ है, तो मुआशरा केओस और एनार्की की तरफ जाता है। अब जो इदारा जिम्मेदार होता है इलेक्शन कराने का, वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उसका जो आर्टिकल 224 के तहत, और अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ पढ़ें तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पार्टिजन हो जाए, जब इलेक्शन कमीशन ही एक फरीक बन जाए, तो फिर वो वही फैसले करेगा जिसमें कि उसने हमारी पार्टी
का इंतखाबी निशान हमसे वापस लिया। हमारी जितनी भी पिटिशंस थी, कितनी मुश्किलात हमारे लिए क्रिएट की गई, आज तक हो रही हैं। ये ऐसा बायस्ड, इतना कंप्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन हमने अपनी तारीख में नहीं देखा था। इलेक्शंस लेट कराए, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया। यह आईनी जिम्मेदारी थी कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो आपको 60 दिन या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। वो भी इलेक्शन कमीशन ने किया और वहां से एक चेन ऑफ इवेंट्स हुआ जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने, उससे पहले इलेक्शन एक्ट में भी तब्दीलियां की गई और इस किस्म के कवानीन डाले गए। तो जब इलेक्शन हो गया और बावजूद तमाम तर मुश्किलात खड़े करने के, लोगों को उठाए जाना, इलेक्टोरल सिंबल नहीं देना, मसका खेज किस्म के इंतखाबी निशान देना, उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने जमहूरियत के साथ अपनी कमिटमेंट को निभाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट दिया। लेकिन चूंकि मकसद तो रोकना था पीटीआई का, सारे हरबे नाकाम हो गए, लीडर को भी जेल में डाल दिया। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता? चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने, उसमें बायस नजर आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, चाहे जितनी उजरदारियां थी, जितने भी मसाइल थे, उसमें मेन आइटम यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से कोई रिलीफ नहीं देनी है। उसके अलावा जो एक मिसाल आपको भी दे देते हैं कि सानिया निश्तर की भी बात हुई, उसने सितंबर में इस्तीफा दिया हुआ है, सितंबर 18 को इस्तीफा दिया हुआ है, वो आज तक मंजूर नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से थी वो हमारी सेनेटर कासिम, उनका पूरा नाम मैं माजरत चाहता हूँ, रोंजो, कासिम रोंजो, उन्होंने एक हफ्ता पहले के 10 महीना पहले इस्तीफा दिया, वो मंजूर भी हो गया। उनका सिंध से ताल्लुक था, बलूचिस्तान से ताल्लुक था, बलूचिस्तान से ताल्लुक था, वो फौरन सीट भी विकेट हो गई और नोटिफिकेशन भी हो गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को, वो चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से थी, उनको रिलीफ नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी ये कितनी अफसोस की बात है। मुझे लॉ मिनिस्टर साहब बताएं कि वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे एक हाउस ऑफ फेडरेशन जिसमें कि एक सूबे को डिनाई किया जा रहा है कि उसके सेनेट के इलेक्शंस हों और उसके नुमाइंदे सेनेट में आए, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम क्या सोचेंगे कि ये हाउस ऑफ फेडरेशन है या ये कुछ और है? तो इस तरह की जब चीजें होंगी तो फिर इससे बड़ी मुश्किलात बढ़ती हैं और सोसाइटी तकसीम होती है। हम ये समझते हैं कि एक तो नमाज का भी टाइम है, अगर आप असर का नमाज भी निकल रहे, काफी जी नमाज का भी टाइम है जी जी, और बाकी मेंबरान ने भी बात करनी है बड़ी, नहीं थोड़ा सा नहीं देखें चेयरमैन साहब, जो बात हुई है हमारी वही कि उसमें आपने कहा 45 मिनट 1 घंटा बात करें, ये आपने कहा था कि नहीं? तो ये मजाकन बात, मजाकन थी वो सर, इस तरह की उस पे मजाकन बातें नहीं होती हैं। मैं इंपॉर्टेंट इश्यूज रेस कर रहा हूं कि देखिए सर, बात ये होती है कि जब इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो तो गैर नुमाइंदा लोग ऐवानों में बैठे होते हैं, उनकी वो मॉरल हैसियत नहीं होती, उनके पास वो अखलाकी जवाज नहीं होता कि वो हुकूमत कर सकें। वो ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे कि अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए कवानीन करेंगे। उसमें जिस तरह के आपने देखा कि जो लॉज पास हुए जिसमें कि पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट को ले लें, 26वीं तरमीम को ले लें, फिर पीका के लॉज को देख लें, यानी ये कवानीन बुनियादी तौर पे अवाम के लिए नहीं है। ये हुकूमत को वो आईनी पावर्स देना जिसको कि आइन का लिबादा दे दिया जाता है,
और हम उसके नताइज हम देख रहे हैं। तो जो भी जड़ है इस सारे मसाइल की वो ये है कि इस मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। जिस दिन आप हमारे हमसाए मुल्कों को देख लें, उधर कभी भी ये इस किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। हमसे 4 गुना तादाद में ज़्यादा हैं वो, हमसे बहुत बड़ा इलाका है, हर किस्म का मजहब, हर किस्म की कौमियतें वहाँ पे हैं। क्यों नहीं हुआ? क्यों वो तरक्की कर रहे हैं? क्यों हम आज जवाल पजीर हैं? क्यों हमारे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? अगर आप देखें आज का अखबार, ये मेरी बात नहीं है, नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट का बयान है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान से 25,000 लोग, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, 25,000 लोग दूसरे मुल्कों में शहरियत लेने के लिए यहां से चले गए हैं, बायर और इन्वेस्टमेंट। अब 25,000 अगर $1,00,000 भी, बिकॉज नेशनलिटी आपको कोई ये $1,00,000 में नहीं मिलती है, लेकिन $1,00,000 भी लगा लें तो ये $40 अरब बनते हैं जनाब चेयरमैन, जो मुल्क छोड़ चुका है। इसके साथ साथ ब्रेन ड्रेन भी हुआ है इसमें। यही उन्हीं के खिताब से, उन्हीं से ये मैं वो करता हूं कि जब ये मुल्क लोग छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अगर यहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो क्यों लोग जा रहे हैं? वो लोग जो कि नेशनलिटीज लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर एक और जो हकीकी पाकिस्तान है गुरबा का, उन नौजवानों का जो इस मुल्क में अपने मुस्तकबिल नहीं देख रहे, वो बेचारे कश्तियों में डूब जाते हैं। ये कौन अपने मुल्क को छोड़ना चाहेगा चेयरमैन साहब, जब उसको सारी चीज